हे गाइस, वेलकम टू एडिटोनियम। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और मैं सबसे निवेदन करता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैप्टर 1 नहीं देखा तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैप्टर 1 जरूर देखें। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहला क्वेश्चन है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन पॉइंट रहेगा, ये दो बातों पे हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। आज का हमारा पीपीटी रहेगा। पहला डिस्कशन रहेगा एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पहलू क्या क्या हैं। और दूसरा रहेगा स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के सामने एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्कोप ऑफ एचआरएम दोनों काफी मिलते जुलते हैं। तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि काफी ध्यान से स्लाइड्स को देखें ताकि हम इन चीजों पे आगे अच्छे से डिस्कस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे जैसा कि हमारा सबसे पहला टॉपिक था एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड अंडर 3 एस्पेक्ट डिस्कस बिलो। जो एचआरएम के पहलू हैं उन्हें 3 अलग अलग वर्ग बोल सकते हैं, या श्रेणी बोल सकते हैं, या सेक्शंस बोल सकते हैं, इसमें डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है पर्सनल एस्पेक्ट। तो जैसा कि हम दोस्त देख सकते हैं यहाँ पे कि पर्सनल एस्पेक्ट में हमारे सामने कुछ पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं। क्या क्या? पहला मैन पावर प्लानिंग, दूसरा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, टीएनडी यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंसेंटिव्स एंड प्रोडक्टिविटी। अभी आप टेंशन ना लीजिए, हम एक एक पॉइंट्स पे आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि किन सेक्शंस में क्या क्या चीज आता है। तो जैसा कि हमने समझा कि पर्सनल एस्पेक्ट में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। आगे देखते हैं हमारा सेकंड एस्पेक्ट क्या है। तो वेलफेयर एस्पेक्ट। वेलफेयर एस्पेक्ट में दोस्तों क्या आ सकता है? तो सबसे पहला चीज वर्किंग कंडीशन, यानी आप एम्प्लॉय को जब जॉब दे रहे हो, जब रख रहे हो, तो किस तरह से आप उनको किस तरह कंडीशन आप प्रोवाइड कर रहे हो। क्या वो पूरे प्रॉपर हर एक अच्छे तरीके से वो लोग जॉब कर पा रहे हैं, या फिर किस तरह के कंडीशंस में जॉब कर रहे हैं। ये पूरी चीज आती है वर्किंग कंडीशन के अंदर में। एंड इसके अंदर दूसरी चीज पॉइंट आता है एम्यूनिटीज। एम्यूनिटीज यानी होता है सुविधाएं। तो हम एम्प्लॉयज को किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, या कौन कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं, ये पूरी तरीके से आएगा वेलफेयर एस्पेक्ट्स के अंदर। तो एमिनिटीज में क्या क्या आ सकता है? कैंटीन की सुविधा, रेस्ट एंड लंच रूम्स की सुविधा, हाउसिंग की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, मेडिकल की सुविधा एंड हेल्थ एंड सेफ्टी की सुविधा। यानी आप अपने जो प्रीमाइसेस हैं, ऑफिस प्रीमाइसेस में क्या कैंटीन दे रहे हो, क्या रेस्ट रूम और लंच रूम्स के लिए स्पेसिंग दे रहे हो, क्या अगर जो आपके पास जॉब करने आते हैं क्या आप उनको हाउसिंग की फैसिलिटीज दे रहे हो। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे आप टाटा की बात कर लो, या फिर आप दिलीप बिल्डकॉन की बात कर लो, या ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो जहाँ पे आप देखोगे कि जो जिनके प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं या फिर जिनके काम चल रही हैं, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए हाउसिंग की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, ताकि उनके एम्प्लॉयज जो भी हैं एक प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज में रह सकें, वो आ सकें, जॉब कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन, क्या आप अपने एम्प्लॉयज को आने और जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हो। मेडिकल असिस्टेंस, क्या मेडिकल फैसिलिटीज आप दे रहे हो। एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, कि प्रॉपर फैसिलिटी आपके पास है या नहीं। तो ये सारी चीजें आती हैं हमारे वेलफेयर एस्पेक्ट्स के अंदर। एंड थर्ड एस्पेक्ट जो हमारा है दोस्तों, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट होता है, जिसके अंदर यूनियन मैनेजमेंट आता है। यानी किस तरह आपकी एचआर टीम या फिर आपका जो रिलेशन यूनियन के साथ किस तरह है। दूसरा जॉइंट कंसल्टेंट्स आता है। तीसरा कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी जो भी आपके जो यूनियन में लोग हैं या फिर जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं, उनके साथ आपके टर्म्स कैसे हैं। ग्रीवियांसेस एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, यानी इस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह आप उसको सेटल कर रहे हो, अगर किसी को कोई डिस्प्यूट है तो किस तरह आप उस चीज को सही कर रहे हो। तो ये सारे पांचों पॉइंट्स जो हमारे सामने हैं, ये आते हैं इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में। तो ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के जो सबसे मेन है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं वापस आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि जो स्कोप हम आगे पढ़ने वाले हैं बिल्कुल ह्यूमन, ये इसके एस्पेक्ट से काफी मिलता जुलता है। तो इस चीज का काफी ध्यान रखें, चाहे तो आप कहीं नोट डाउन इसको कर लें ताकि ये आपके यूज में रहेगा हमेशा के लिए। चलिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन एचआरएम। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है पढ़िए। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन आर कंसर्न विद वेरियस एक्टिविटी दैट आर साइंटिफिकली इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल एरियाज एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एम सेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो फंक्शन होता है ये काफी कंसर्न होता है बहुत सारी एक्टिविटीज के का, और ये एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में काफी डेवलपमेंट लाने के लिए काम आता है। तो आगे हम देखते हैं किस किस चीज पे एम करती है। तो सबसे पहला अगर हम अपने एमिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला होता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे काफ़ी फोकस करता है, जैसे हमने अभी TND के बारे में बात किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन पे काफ़ी फोकस्ड होता है। इसके अलावा बात करते हैं एम्प्लॉय मोटिवेशंस पे, आपको एम्प्लॉय को मोटिवेट करना भी काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो चीज़ों को अच्छे से कर सके। बहुत बार मोटिवेशन फैक्टर बहुत अच्छे से काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। आगे हम जानेंगे हर एक पॉइंट्स को दोस्तों, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हम आगे एक एक पॉइंट पे बैठ के आज डिस्कस करेंगे। अगला अगर हम पॉइंट फैक्टर की बात करें तो एम्प्लॉय मेंटेनेंस आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोस्पेक्ट ऑफ HRM आता है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आगे हम बात करते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड प्लानिंग का पॉइंट आता है। एंड एट द एंड हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एम्प्लॉय हायरिंग की बात आती है। तो ये सारे जो हमारे सामने जो दिख रहे हैं, ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि स्कोप ऑफ HRM काफ़ी अच्छे से दर्शाता है। आगे चलते हैं दोस्तों और हम एक एक के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले स्कोप ऑफ HRM के अंदर में हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आखिर सबसे पहला चीज़ है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस बारे में डिस्कस करता है, क्या होता है, और एक बेसिक हम एक फंडामेंटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग के बारे में समझते हैं। तो HRP इज प्रोसेस थ्रू विच द कंपनी मेक एन असेसमेंट ऑफ। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक क्या है, एक प्रोसेस है जो कंपनी असेसमेंट के लिए बनाती है, लेकिन किस चीज़ के लिए, क्या असिस्ट करती है। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट मैन पावर, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, यानी अभी के डेट में, करंट के सिचुएशन में कंपनी के पास कितनी मैन पावर है और कितने मैन पावर को उनको एम्प्लॉय करना है। ये चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। अगला पॉइंट है नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट। जब हमें पता चल जाएगा भैया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर मुझे 50 लोगों को रिक्रूट करना है एंड 20 लोग अभी वर्क कर रहे हैं, 30 लोग वर्क कर रहे हैं, तो रिमेनिंग हमें वो पोस्ट जो है कितना वैकेंट है वो चीज़ को हम देख सकते हैं। अगला डिस्कशन क्या होता है, एनालिसिस ऑफ एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास प्लानिंग करेंगे, मैन पावर प्रेजेंट काउंट रहेगा और हमारे पास मैन पावर जो फ्यूचर की जो एस्पेक्ट है, कितने हमें मैन पावर चाहिए, जब हम इस पे प्लान करेंगे तो हमें एक डेटा मिल जाता है, एक एनालिसिस डेटा मिल जाता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं यार कि हमारे पास एम्प्लॉय शॉर्ट है या फिर एम्प्लॉय हमारे पास ज़्यादा है। तो इससे हम आगे फर्दर क्या करना है, हम नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं। अगला चीज़ क्या है, प्रिपेयरिंग प्लान एंड पॉलिसीज। तो प्रिपेयरिंग प्लान एंड पॉलिसीज में क्या आता है, अगर आपके पास पूरे एम्प्लॉयज आ गए तो अब एक्सेस है या शॉर्टेज है, आपके क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्लान्स करोगे, या क्या कौन जो पोस्ट वैकेंट है तो आप ये डिफाइन करोगे भैया कौन कौन से पोस्ट वैकेंट है, क्या क्या उसमें हम कर सकते हैं बेहतर, किस किस डिपार्टमेंट के लिए वो पोस्ट वैकेंट है। ऐसा तो नहीं कि अगर 10 पोस्ट वैकेंट है तो 10 हम सेल्स के लिए रिक्रूट कर रहे हो, या 10 हम मार्केटिंग के लिए रिक्रूट कर रहे हो, या 10 हम किसी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए रिक्रूट कर रहे हो। तो ये चीज़ हमें प्लान करना पड़ता है। और पॉलिसीज, पॉलिसीज में क्या होता है, HRM पॉलिसीज होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी पे डिपेंडेंट रहता है। जब आपके पास स्टाफ होंगे तो आप उनके लिए गाइडलाइंस बनाओगे, आप उनके लिए पॉलिसीज बनाओगे। बहुत तरीके की पॉलिसी होती है, अटेंडेंस पॉलिसी, लीव पॉलिसी, और इस तरह करके बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ें करते हैं, यहाँ पे हम प्लान और पॉलिसीज को प्रिपेयर करते हैं। और एट दी एंड बात क्या आती है, एस्टिमेट फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे पास प्रेजेंट मैन पावर रिक्वायरमेंट हो और हम आगे कितनी रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना है, तो हम इस तरह करके प्लान करते हुए कि आज हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं, कल हमारे पास काम बढ़ रहा है, तो हम उस चीज़ को और एस्टिमेट अपना प्लान, मैन पावर प्लान को एक्सटेंड करेंगे। सपोज एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। सपोज मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग एक बॉक्स बनाने वाली कंपनी है, छोटी सी एक फर्म है, जो दिन भर में 10 बॉक्स वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन सडनली उनके पास ऐसा आ जाता है कि उनके पास टारगेट आ जाता है, नहीं अब हमें आज के बाद से इस कंपनी के लिए हमें 100 बॉक्स पर डे देना है। जहाँ पे वो 10 बॉक्स बना रहे थे 2 या 3 पीपल्स के साथ, अब वहाँ पे उनको 100 बॉक्स बनाना है। तो ऑब्वियसली उन्हें मशीनरीज एंड मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एक्सटेंड करनी होगी, तब जाके उनका वो काम प्रॉपरली चल पाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एस्टिमेटिंग फ्यूचर मैन पावर प्लानिंग, कि हाँ कंपनी पहले ही एस्टिमेट करेगी यार कि हमें कितनी मैन पावर चाहिए, कितना आगे जाने के लिए। तो ये रहा पूरा का पूरा टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कंसल्ट में। अब आइए हम आगे चलते हैं, स्कोप ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हम कंप्लीटली बात करेंगे एम्प्लॉय ट्रेनिंग के बारे में, कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या होता है, किस तरह ये काम करता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है, ट्रेनिंग इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू एनहांस एम्प्लॉय नॉलेज एंड स्किल। बहुत ही शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों, कि ट्रेनिंग क्या है। तो ट्रेनिंग एक प्रोग्राम है जो एम्प्लॉय के नॉलेज और स्किल्स को इनहेंस करता है, मतलब उसको बढ़ाता है। आप समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग क्या है। बेसिकली ट्रेनिंग एक प्रोग्राम है जो क्या करता है,
एम्प्लॉयज के नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाता है। और क्यों बढ़ाता है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलपमेंट कर सके, चाहे या उनका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से हम क्या समझ सकते हैं? यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फोकस ऑन एम्प्लॉय ग्रोथ एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो भैया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बिल्कुल, अगर आप किसी एम्प्लॉयज के फ्यूचर, अगर नॉलेज और स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हो या नॉलेज एंड स्किल्स को इनहेंस कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसमें दोनों का फायदा है। किसका? एम्प्लॉय का और ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी और उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा इफेक्ट आएगा, काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है वो। एंड कंपनी के लिए भी काफी बेहतर होगा। अगर आपका एम्प्लॉय पॉजिटिव होकर वर्कआउट करेगा, चीजें करेगा, तो फिर आपका उसका रिजल्ट बिल्कुल आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन पे भी दिखेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छे रेट से बढ़ती हुई। थर्ड पॉइंट दोस्तों, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम यू कैन रिटेन द राइट पीपल एंड ग्रो प्रॉफिट। एक चीज तो आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं हम लोग इस बात का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट काफी हेल्पफुल होता है जब बात आती है कि भी हम किस लोगों को अपने साथ कौन लोग हमारे साथ रहेंगे, या कौन लोग अच्छे से सीखना चाहते हैं, या कौन लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये चीज हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस है, राइट पीपल एंड ग्रो प्रॉफिट। जो लोग आपके साथ या जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, जिनकी स्किल्स अच्छी है, जिनकी नॉलेज अच्छे हैं, उनसे आपको प्रॉफिट मिलना, या आपकी प्रॉफिट या कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो होना की जो परसेंटेज रेट होती है काफी ज्यादा होती है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बिल्कुल इस बात का काफी ध्यान रखती है कि ये राइट पीपल, यानी वो जो लोग जिनको एक्चुअली में स्किल इनहेंस करने की या नॉलेज इनहेंस करने की जरूरत है, उनको ये इनहेंस का फोकस जो कि हम उनको स्किल प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। एम्प्लॉय हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट के तौर पे होता है, लेकिन कौन सा एम्प्लॉय जो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना परिवार मान के चलता है। चलिए लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, इट हेल्प्स टू एनहांस द क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कफोर्स। एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग सेशन होता है, जो एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग सेशन होता है, या फिर जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग की पार्ट आता है, वो कभी भी क्वांटिटी पे बात नहीं करता, वो हमेशा क्वालिटी पे फोकस रहता है कि जो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कितना क्वालिटी वाला है, कितना बेहतर है, ताकि उसको जो सीख रहा है, जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज उसको ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कितना बेहतर उसको ग्रैप्स कर सकें, कितना बेहतर उसे सीख सकें, ताकि वो आपके लिए परफॉर्मेंस बेहतर दें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर परफॉर्म करे और उनके पर्सनल ग्रोथ उससे डेवलप हो सके। तो दोस्तों आगे का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि एडवांटेज क्या है। भैया चलो हम लोग बेसिक चीजें हम समझ गए, एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या है, एक प्रोग्राम है जो नॉलेज स्किल्स के लिए होता है, एक प्रोग्राम है या एक गाइडलाइन है जो हमें राइट पीपल से मिलाता है, या फिर एक समझ सकते हैं कि एक क्वालिटी परफॉर्मेंस प्रोग्राम होता है जो कि वर्कफोर्स या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतर चीज़ों को लेके आने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ये एक हम चीज़ मोटा मोटी समझ गए। लेकिन भैया आगे के पॉइंट में हम बात करें एडवांटेज क्या है, तो देखिए इसके जो एडवांटेज हम इसको दो पार्ट में करके हम चलते हैं। सबसे पहला पार्ट हम बात करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या एडवांटेज होगा, और दूसरा उस इंडिविजुअल के लिए क्या एडवांटेज होगा। इंडिविजुअल कौन है? आपका स्टाफ हो सकता है, आपके एम्प्लॉयज हैं, या आपके ये उनके इंडिविजुअल हैं, और ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक पूरी कंपनी। तो सबसे पहला चीज आता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट ग्रोथ। जितना हम अच्छे से अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड करेंगे, उतने ही अच्छे से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे, और प्रॉफिट जब कलेक्ट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा। आज जो उनका टर्नओवर है कल से बेहतर होगा, और बेहतर होगा, और बेहतर होता चला जाएगा। दूसरा क्या है? रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक इंटरेक्टिव सेशन होता है जहां पे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपने ट्रेनर से मिलते हैं, या फिर एक स्किल्स को लर्न करते हैं या सीखते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको बार बार नए रिक्रूटमेंट करके उन्हें सेम चीज नहीं सिखाना पड़ता, उससे टर्नओवर आपका सेव होता है। यानी जो लोग सीख चुके हैं, अच्छे सीख चुके, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो बेहतर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में बना के रखेंगे वो इंडिविजुअल्स। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? डीपर टैलेंटेड सक्सेशन पाइपलाइन। यानी जितना ज्यादा आप उन्हें सिखाएंगे, जितना ज्यादा आपके पास जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज होंगे, मेंबर्स होंगे, उतना ही ज्यादा आपकी जो सक्सेशन पाइपलाइन, यानी उतना ही ज्यादा आपको जो बेहतर परफॉर्म करने वाले जो लोग हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और उतने ही ज्यादा आपको फ्यूचरिस्टिक आप हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगी। दूसरी बात हम करते हैं दूसरी तरफ, ये तो हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात देख ली। अब बात करते हैं कि यार इंडिविजुअल को क्या फायदा मिलेगा, कि इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से एक इंडिविजुअल को क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला चीज है इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन। हमेशा याद रखिएगा दोस्त कि ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्प्लॉय को काफी मोटिवेट करता है।
क्योंकि हम वहाँ पे उनके नए टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। अगर कोई पुराना है जिसको हम स्किल दे रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें मोटिवेट होता नहीं यार, कंपनी इज डूइंग समथिंग फॉर मी, यानी कंपनी मेरे लिए कुछ कर रही है, और क्यों कर रही, ताकि मैं कुछ बेहतर कर सकूं अपने अपने लिए, कंपनी के लिए। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन फैक्टर काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दूसरा पार्ट है इम्प्रूव एंगेजमेंट। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या है कि जितना ज़्यादा आप जैसे जैसे आप ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, जैसे जैसे ट्रेनिंग डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ का करते हैं, तो एक एंगेजमेंट सेक्शन काफ़ी बढ़ता है, जहाँ पे लोग जो आपके स्टाफ हैं बेहतर जान सकते हैं, बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं, और वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं अपने स्टाफ के बीच में। जैसे ट्रेनिंग सेशन में बहुत बार हम लोग डिस्कस करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग डिस्कस करते हैं, या फिर जो स्किल डेवलपमेंट या टेक्निकल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के बारे में चर्चा करते रहते हैं। एंड एट द एंड हम बात करें इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, स्पीड एंड कॉम्पिटेंस। यानी यहाँ पे क्या है कि जब आप एम्प्लॉय को स्किल कीजिएगा, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दीजिएगा, एम्प्लॉय की नॉलेज इंक्रीज होगा, तो किसी चीज को करने का तरीका वो बेहतर बनाएंगे। सपोज आप, हम बचपन में एक चीज पढ़ते थे कि 2+2 = 2, आज हम बोल सकते हो 4 होता है। बचपन में जब हमें कुछ नहीं आता था तो क्या बताया जाता था, यार आप 2 लाइन खींचो, फिर 2 लाइन खींचो और उसको टोटल ऐड करो कितने लाइन हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 हम ऐड किए और हमने आंसर लिख दिया 4। तो ये एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस होता है कि हमने मल्टीप्लीकेशन से सीख लिया, तो ये अगर 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, या फिर 2 में 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो ये क्या होता है, वेरियस ऑप्शन होता है, वेरियस काम करने के तरीके होते हैं। तो जब आप एम्प्लॉय को स्किल देते हो, ट्रेनिंग देते हो, तो इन हजारों प्रोसेस में से वो सबसे बेस्ट प्रोसेस चुनता है, जिससे कि उसकी आपकी काम की स्पीड बढ़ सके और वो चीज काफी अच्छे से वो कर सके। तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और स्पीड काफी बढ़ जाती है एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम से। तो चलिए अब अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट रिलेटेड है इंडस्ट्रियल रिलेशन से। तो दोस्तों अभी तक हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में, हमने चीजों के बारे में चर्चा किया। एक थोड़ा सा डीप इंस्ट्रक्शन चीजों पर थोड़ा सा डीप आके हम यहाँ पे बातें करते हैं कि आखिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या क्या आता है, या इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या आता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। देखिए, हम हर चीज बेहतर कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, हम या कोई ऑर्गेनाइजेशन हर कुछ बेहतर कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या वो सच में बेहतर कर रही है। या ये क्वेश्चन हो सकता है कि यार ठीक है आप इतना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये अप टू द मार्क है आपके एम्प्लॉयज के लिए, या आपके एम्प्लॉयज इतना कुछ कर रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस तरह के बहुत सारे सवालों का जवाब हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन दे देता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक रिलेशनशिप बताता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन और हमारे एम्प्लॉयज के बीच में किस तरह का रिलेशन है। क्या वो रिलेशन काफी अच्छे हैं, क्या लोग हमें छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, या कुछ लोग हमारे लिए बेहतर कर रहे हैं जो आगे हमें ले जा सके। तो एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट, या एम्प्लॉयज या ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसे समझिए एम्प्लॉयज या कंपनी के बीच के रिलेशन को दिखाने का काम जो रहता है, वो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन करता है। अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम बात करते हैं जैसा कि हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि यार रिलेशनशिप बताता है एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये रिलेशन ये जरूरी है, क्या इस चीज को समझना जरूरी है। तो जवाब बिल्कुल हाँ, ये जरूरी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन और हमारे लोगों के बीच में किस तरह का रिलेशन है। तो इसी पॉइंट को लेकर हमने आगे बनाया है, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। कोऑर्डिनेशन यानी एक दूसरे का मेल मिलाप काफी जरूरी है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलना काफी जरूरी है। और ये दो पहलू कौन है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। भैया क्यों जरूरी है, ताकि कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो कोऑर्डिनेशन काफी जरूरी है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। अगला पार्ट हम पढ़ते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ कॉम्पोजिट रिजल्ट ऑफ एटीट्यूड एंड अप्रोचेस ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसके एक अलग डेफिनेशन यहाँ पे हमारे सामने उठ के और आती है कि ये क्या कहता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है एक कॉम्पोजिट रिजल्ट है। कॉम्पोजिट मतलब एक मिला जुला रिजल्ट है, किस चीज का, व्यवहार का या फिर तरीके का, किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में किस तरह का व्यवहार है, ये रिजल्ट बताता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्या वो बेहतर है, क्या वो बेहतर नहीं है, या क्या उसमें बेहतर किया जा सकता है, ताकि हम लोगों के बीच में या जो हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन हमारा बना रहे, जो कि लॉन्ग टर्म तक चले। ठीक है,
तो यहाँ पे बिल्कुल ये एक अप्रोच है, ये एक एटीट्यूड है, एक रिजल्ट है एटीट्यूड्स और अप्रोचेस का एम्प्लॉयर के बीच में। अगला हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एम्स एट बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉयज देमसेल्फ। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन काफी हेल्पफुल होता है कब, जब भी अगर हमें पता हो कि किस तरह का रिलेशन है हमारे एम्प्लॉयज के साथ, या हम हमारा किस तरह का नेचर है अपने एम्प्लॉयज को लेके, या हम किस तरह का एटीट्यूड है हमारे एम्प्लॉयज को लेके, तो यहाँ पे हम एक चीज समझ सकते हैं कि हमारे में कहाँ कहाँ लैक हो रहा है, चीजें कहाँ कहाँ कमी आ रही है, या कहाँ हम बेहतर और कर सकते हैं, कहाँ कौन सा एरिया जिस पर और डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस हो जाएंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल्कुल एक एम है, एक एम करता है कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में काफी बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना रहे। और ये सिर्फ बात एम्प्लॉयर तक ही सीमित नहीं है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इस बात का भी काफी ध्यान रखता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबों का रिलेशन काफी बेहतर है या नहीं। तो इस चीज पे काफी ज्यादा वो फोकस्ड रहता है, और वो ये इस तरह की चीजों पे डेवलपमेंट करने का काम आता है। चलिए दोस्तों, तो अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा पूरी तरीके से फिर से फोकस रहेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, थोड़ा सा हम और एक चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो हमने इसके पहले वाले टॉपिक में ये चीज समझा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा और इसके अंदर जाके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहला इसका मोटिव होता है टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल पीस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। यानी इंडस्ट्रियल पीस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इंडस्ट्रियल पीस का मतलब हुआ कि किसी आपका प्रोडक्टिविटी काफी अच्छे से चल रहा है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफी अच्छे से चले, एम्प्लॉयज के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर के लिए काफी ज्यादा डिस्प्यूट ना हो। तो इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पीस, ताकि आपका जो काम काज है वो काफी अच्छे से चले और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल्कुल इस बात का काफी ध्यान रखता है कि इंडस्ट्रियल पीस आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी रहे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में। अगली पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं टू रेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन काफी इस बात पर फोकस करता है कि आपकी जो प्रोडक्शन रेट है, या जो आपकी प्रोडक्शन जो रेट थी वो काफी ज्यादा बढ़े, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज खुश नहीं होंगे तो जहां पे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 पीसेस बनाने की है, वहां पे हो सकता है मे बी वो किसी भी कारण से या फिर किसी प्रॉब्लम कारण 50, 60, 70 तक जाके आपकी रहे, तो वो 100% आप उस चीज को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन इस बात का काफी ध्यान देता है कि भैया अगर इंडस्ट्रियल पीस वहां पे बना रहे, और इंडस्ट्रियल पीस बने रहने के कारण आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो मेंटेन रहे, जो एज पर रिक्वायर्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्या है? टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। अब हम इस पॉइंट पे काफी ज्यादा फोकस करेंगे। अभी तक हम समझते आ रहे हैं कि बेसिकली क्या है कि एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में, लेकिन ये बात भी तो समझना होगा हमें दोस्तों कि ये प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स, जो लोग काम करते हैं, उनके इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को। मतलब उनकी जो सोशल नीड्स है, उनकी जो इकोनॉमिकल नीड्स है, जो सैलरी, जो इंसेंटिव या जो भी चीज हम दे रहे हैं, या उनकी जो सोशल नीड्स है, उसको ये क्या फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, हम ये भी इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज के इकोनॉमिकल नीड्स या सोशल नीड्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स होती रहेंगी और प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो इस चीज को हमें काफी बेहतर तरीके से ये बात को समझना होगा कि इकोनॉमिकल एंड सोशल इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और ये इकोनॉमिकल एंड सोशल इंटरेस्ट किसका? वर्कर्स का। जो वर्कर हैं, जो स्टाफ हैं, जो आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ही मेंटेन करके रखने में बहुत हेल्पफुल है। एंड एट द एंड जो सबसे मेजर बात है कि भैया टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन बी बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी किसी तरह की, जो बहुत बार ऐसा होता है कि यूनियन के साथ या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ बन नहीं रहा, किसी बात को लोग एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे हैं या एक सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, और चीजें प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है इस तरह के प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट होने के लिए, कि भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना बनी रहे, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, और हमारा काम काफी अच्छे से चलता रहे, इंडस्ट्रियल पीस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे। तो दोस्तों ये अभी तक हमने समझा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के।
तो दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी बड़ा हो चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने समय दिया, तो डोंट वरी, हम इसके बाद के टॉपिक पार्ट बी में करेंगे एंड चैप्टर 2 के ही पार्ट बी में आपको मिलेगा जस्ट इसके बाद। फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस, आई एम रियली थैंकफुल टू योर। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड यार अगर आप लोग नए हो तो यार प्लीज़ ये जो एडटोनियम चैनल है, नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर देना ताकि यार हमारा ये जो फैमिली है ना अच्छा सा बना रहे, हम भी ग्रो करें और हम बेहतर करें। मैं इसी तरह आपके सामने बहुत ही मजेदार मजेदार कंटेंट वीडियोस को लेते आता रहूंगा, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल।